जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है वेदश्री त्रिवेदी और हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं इनकम टैक्स। इसमें जो हमारा हेड चल रहा है वो है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, अर्थात मकान संपत्ति से आय क्या होती है और उसके ऊपर कैसे टैक्स लगाया जाता है, कौन सी इनकम को इस हेड में इनकम माना जाता है और कौन सी इनकम हाउस प्रॉपर्टी से ऐसी होती है जिसको इस हेड में टैक्सेबल नहीं माना जाता, अर्थात इस हेड में उस पर टैक्स लगाने का कैलकुलेशन नहीं किया जाता। तो इस चैप्टर से रिलेटेड मैंने आपको 3 वीडियोस प्रोवाइड करा रखे हैं। पहले वीडियो में मैंने आपको पूरा बताया हुआ था, ओवरव्यू दिया हुआ था इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का कि कौन कौन सी इनकम यहाँ पर आएगी, कौन नहीं आएगी, अगर आएगी तो कैसे आएगी, क्या क्या नियम होंगे। दूसरे वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि इस पर टैक्स लगाने के संदर्भ में आय का मूल्यांकन कैसे किया जाएगा, और तीसरे वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि इसका कंप्लीट फॉर्मेट क्या होगा और इंटरेस्ट ऑन लोन का डिडक्शन कैसे दिया जाएगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के हेड में। तो मुख्यतः इन 3 वीडियो में मैंने सारी बातें आपको बता दी हैं। अब आज मैं आपको डायरेक्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की ओर लेके चलूंगा और उसके बाद में धीरे धीरे इस हेड से रिलेटेड हम लोग 3 न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे, जिसके और साथ ही साथ कुछ और बातें मैं आपको बताऊंगा जिनको सही तरीके से सुन लेने के बाद में, वीडियो को सही तरीके से देखने और समझने के बाद में इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जिसको आप सॉल्व ना कर पाए। तो आइए चलते हैं और जानते हैं कुछ विशिष्ट बातें इस हेड से संबंधित जो रखती हैं। मैंने आपको बताया था कि मकान कितने तरीके से यूज किया जा सकता है, तो उस यूज में जब चलें तो देखते हैं यूज ऑफ हाउस। ये वैसे मैं आपको बता चुका हूं, यूज ऑफ हाउस। अगर हाउस का यूज हम देखें तो इसका 3 तरीके से बेसिकली यूज करेंगे। कौन कौन? एक होगा सेल्फ एक्युपाइड हाउस, सेल्फ एक्युपाइड हाउस। दूसरा होगा लेट आउट हाउस, और तीसरा होगा यूज इन ओन बिजनेस एंड प्रोफेशन, अपने ही व्यवसाय या पेशे के लिए यूज किया जाना। तो देखो, इसका तो कैलकुलेशन ही नहीं करते हैं इस हेड में, नॉट कैलकुलेटेड, नॉट कैलकुलेटेड अंडर द हेड ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। इसको हाउस प्रॉपर्टी में कैलकुलेट ही नहीं किया जाता। इसको बिजनेस एंड प्रोफेशन अलग से हेड है हमारा, उसी हेड में चल करके पढ़ेंगे, इस हेड में इसको पढ़ेंगे ही नहीं, बात खत्म हो जाती है। अच्छा, ये जो सेल्फ एक्युपाइड हाउस होते हैं इनका जो एनुअल वैल्यू होता है वो हमेशा निल होता है, और इंटरेस्ट ऑन लोन का डिडक्शन यहां पर मिलता है, केवल इंटरेस्ट ऑन लोन अलाउड होता है। बस ये छोटी सी कैलकुलेशन इसकी होती है। अगर हम इनकम की बात करेंगे तो इनकम कहां से आएगी? इसकी इनकम अगर होगी भी तो इस हेड में नहीं लाएंगे, इसको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में नहीं लाएंगे, इसको ले जाएंगे इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन में। इनमें यहां कोई इनकम ही नहीं। जिस मकान में हम खुद रहते हैं उसका फेयर वैल्यू तो है, फेयर रेंट तो है, लेकिन रेंट मिलेगा थोड़े, क्योंकि उस मकान में हम खुद रहते हैं। तो इनकम कहां से आएगी? मैं बात कर रहा हूं इनकम टैक्स लगाने के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मुझे इनकम चाहिए। इनकम कहां से आएगी? अगर मकान को लेट आउट हाउस, लेट आउट किया जाए, देखो लेट ही केवल लिखा है, ये लेट आउट हाउस होना चाहिए, लेट आउट हाउस है ना। इनकम तो तभी आएगी अगर मकान लेट आउट है, किराए पर उठाया हुआ है, ठीक है ना, तभी तो इनकम आएगी, नहीं तो इनकम नहीं आएगी। तो किराए पर दिए गए मकान के संदर्भ में क्या क्या नियम हो सकते हैं? देखो, नंबर 1 पर देखते हैं ऐसे मकान जो पूरे वर्ष किराए पर दिए गए। ऐसे मकान जो पूरे वर्ष किराए पर दिए गए हैं, ऐसा मकान हो सकता है। नंबर 2 पर कुछ समय खाली रहने वाले मकान, नंबर 2 हो सकता है। भाई किराएदार हमारे हाथ में थोड़े है, किराएदार चला गया, मकान खाली पड़ा है, तो ऐसी कंडीशन में क्या नियम होगा? तो ऐसे मकान वैकेंट हाउस कहे जाते हैं। ओके,
वैकेंट हाउस हो सकते हैं। नंबर 3, मकान खाली, मतलब वैकेंट हाउस मकान खाली रहने की दशा में मकान मालिक के द्वारा मकान को रहने में प्रयोग करना। जब मकान क्या था, मकान जब खाली पड़ा था, जब जो हाउस प्रॉपर्टी थी वो वैकेंट हो गई, खाली हो गई, जब वो खाली हो गई तो उसमें मकान मालिक ने क्या किया, खुद रहने लगा आकर के। ऐसा मकान हो सकता है। नंबर 4, अपने रहने का मकान का मकान किराए पर देना, किराए पर देना। ध्यान रहे, वर्ष के प्रारंभ में या अंत में, ठीक है ना, बिगिनिंग ऑफ द ईयर और एंड ऑफ द ईयर, कभी भी दे दिया गया। अब इन चारों को समझो आप। नंबर 1, ऐसे मकान जो पूरे वर्ष किराए पर दिए गए, पूरे वर्ष किराए पर दिए गए मकान का कैलकुलेशन मैं वीडियो नंबर 2 में आपको बता चुका हूं। ऐसे मकान का कैलकुलेशन करने के लिए एमवी और एफआर विच एवर इज हाई, इन दोनों में जो ज्यादा होता है उसको कहते हैं एक्सपेक्टेड रेंट। हाँ, अगर स्टैंडर्ड रेंट है तो एक्सपेक्टेड रेंट स्टैंडर्ड रेंट से ज्यादा नहीं हो सकता है। अगर है तो इस कंडीशन में एक्सपेक्टेड रेंट को ही स्टैंडर्ड रेंट मान लिया जाता है, और फिर बाद में एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट दोनों में जो ज्यादा होता है उसको ग्रॉस एनुअल वैल्यू ले लेते हैं। बात क्लियर हो गई है? तो यहाँ की जो GAV होती है, अर्थात ग्रॉस एनुअल वैल्यू होती है इस टाइप के मकान की, वो होती है एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट विच एवर इज हाई। वीडियो नंबर 2 में इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के मैं इसको डिटेल में आपको बता चुका हूं। बात क्लियर? तो ये बहुत इजी होता है। नंबर 2, कुछ समय खाली रहने वाले मकान। ओके, हाउस वैकेंट फॉर सम टाइम और सम मंथ, कुछ समय या कुछ महीनों के लिए मकान खाली पड़ा रहा। जैसे इस समय जो मेरा प्रीवियस ईयर चल रहा है वो कौन सा है? प्रीवियस ईयर 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 ये है। ध्यान रखना, आज ये हम 3 अप्रैल को वीडियो बना रहे हैं, आप तक किस दिन पहुंचेगा पता नहीं, लेकिन ये वीडियो आज 3 अप्रैल को शूट किया जा रहा है। आज से हमारा पहली तारीख से ही हमारा असेसमेंट ईयर बदल चुका है और प्रीवियस ईयर बदल चुका है। प्रेजेंट टाइम का मेरा जो प्रीवियस ईयर है ये अब खत्म हो गया है। अब जो असेसमेंट ईयर था 21-22 वो हो गया है प्रीवियस ईयर, और 22-23 हो गया है असेसमेंट ईयर। लेकिन ध्यान रहे, अभी बीकॉम सेकंड ईयर के एग्जाम्स नहीं हुए हैं। जब तक आपके एग्जाम्स नहीं हो जाएंगे तब तक आपके लिए प्रीवियस ईयर यही रहेगा। इसको आप मत छोड़ देना कि 1 अप्रैल आ गई, चलो अब तो 22-23 हो गया असेसमेंट ईयर और 21-22 हो गया प्रीवियस ईयर। नहीं, जब तक आपके एग्जाम्स नहीं हो जाते आपका प्रीवियस ईयर यही रहेगा, और इसी में दिए गए क्वेश्चंस और रूलिंग के अकॉर्डिंग आप अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एग्जामिनेशन में। बात क्लियर है? तो मेरा अभी प्रीवियस ईयर जो है, अभी तक जो प्रीवियस ईयर है वो 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 ही है। बात क्लियर है आपको? ओके। तो कुछ समय, मान लो मकान जो है वो अप्रैल, मई, जून और जुलाई 4 महीने वैकेंट रहा, 4 मंथ्स वैकेंट रहा है हाउस। इन 4 महीने में कोई किराएदार नहीं आया, और किराएदार आया नहीं और मकान खाली पड़ा रहा। ध्यान रखना, यहां आगे ध्यान रखेंगे, मकान वास्तविक रूप से खाली रहा, वास्तविक रूप से खाली रहा। ओके, एक्चुअल पोजीशन उस हाउस की यही है कि वो वैकेंट पड़ा है। जब वैकेंट हुआ तो उसमें ओनर खुद जाकर रहने लगा, ऐसा नहीं, किराएदार नहीं आया और मकान खाली पड़ा रहा। अगर ऐसी कंडीशन क्वेश्चन के अंदर आती है तो इस कंडीशन में हम लोग GAV ग्रॉस एनुअल वैल्यू का निर्धारण करने के लिए एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट नहीं देखते। इस कंडीशन में एक्चुअल रेंटल वैल्यू ही ग्रॉस एनुअल वैल्यू बन जाती है।
ऐसे मकान में क्या होता है, एक्चुअल रेंटल वैल्यू ही जीएवी होती है। एक्चुअल रेंटल वैल्यू बराबर जीएवी। जो एक्चुअल रेंट, मान लो इनका किराया था 10,000 रुपए महीने, उसमें 4 महीने मकान खाली पड़ा रहा, तो किराए पर कितने दिन रहा, 8 महीने किराए पर रहा, 10,000 रुपए किराए के हिसाब से, तो 80,000 रुपए हम लोग सीधा जीएवी ले लेंगे, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ध्यान रहे जितना भी चेंज है वो सब ग्रॉस एनुअल वैल्यू में है। ग्रॉस एनुअल वैल्यू के बाद में फॉर्मेट बिल्कुल सेम है। ग्रॉस एनुअल वैल्यू से म्युनिसिपल टैक्स हटाते हैं और अनरियलाइज रेंट हटाते हैं एज पर कंडीशन। ओके, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई होती है वहां पर। एनुअल वैल्यू आती है, उसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन घटाते हैं और इंटरेस्ट ऑन लोन घटाते हैं। ये फॉर्मेट सेम रहेगा। अगर कुछ बदलेगा तो वो जीएवी बदलती है, मतलब ग्रॉस एनुअल वैल्यू बदलती है। इन चारों ही कंडीशन में, इस कंडीशन में या इस कंडीशन, तो बात ही छोड़ दीजिए, सब कुछ होता है जीएवी में। बात क्लियर है? तो अगर मकान कुछ समय के लिए खाली पड़ा रहा, अगर मकान कुछ समय के लिए खाली पड़ा रहा, तो ऐसे खाली रहने वाले मकान में, वैकेंट हाउस में क्या होगा, जो एक्चुअल रेंटल वैल्यू होगी, ये देखो इस टाइप से, एक्चुअल रेंटल वैल्यू जो भी होगी वही हमारी ग्रॉस एनुअल वैल्यू बन जाएगी। और फिर उस ग्रॉस एनुअल वैल्यू से म्युनिसिपल टैक्स हटाएंगे जितना भी दिया गया है पूरा। ऐसा नहीं है कि वैकेंट पीरियड का ही छोड़ देंगे, पूरा हटाएंगे। अनरियलाइज रेंट अगर है तो वो भी हटाएंगे, बस नियम 4 की शर्तें पूरी हों। स्टैंडर्ड डिडक्शन भी देंगे और इंटरेस्ट ऑन लोन का डिडक्शन भी देंगे। बात क्लियर है? तो अगर मकान वास्तविक रूप से खाली रहा है तो ऐसी कंडीशंस में एक्चुअल रेंटल वैल्यू ही ग्रॉस एनुअल वैल्यू बन जाती है। अच्छा, फिर कहा गया मकान खाली रहने की दशा में मकान मालिक के द्वारा मकान को रहने में प्रयोग करना। देखो इसका अपवाद, हमने क्या कह रहे थे, मकान वास्तविक रूप से खाली पड़ा रहा हो, नहीं रहा, मकान खाली हुआ, किराएदार नहीं था, तो मकान मालिक ने सोचा चलो अपना डोरा डंडा उठाते हैं और हम खुद रहते हैं चल के यहाँ पर। वो खुद रहने आ गया, वह स्वयं रहने लगा है इस मकान में। ऐसे मकान को डीम्ड लेट आउट हाउस कहा जाता है। ये ऐसे जो मकान होंगे इनको डीम्ड लेट आउट हाउस, डीम्ड लेट आउट हाउस कहा जाता है। मतलब किराए पर दिया गया मान लिया जाता है, किराए पर दिया गया है नहीं, किराए पर दिया गया मान लिया जाता है। अब जब किराए पर दिया गया मान लिया जाएगा तो कंडीशन क्या होगी, जीएवी का निर्धारण करने के लिए एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट विच एवर इज हाई, यही नियम चलेगा। अच्छा, ये नियम चलेगा तो हम लोग एक्चुअल रेंटल वैल्यू कैसे लेंगे, ध्यान दीजिएगा, रेंट उतना ही लेंगे जितने महीने का मिला हुआ है, लेकिन एक्सपेक्टेड रेंट जैसे कैलकुलेट करते थे एमवी और एफआर विच एवर इज हाई विल बी द वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड रेंट, उसी के आधार पर हम लोग फिर आ जाएंगे और अब हम लोग एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट में देखेंगे, दोनों में जो ज्यादा है उसको बनाएंगे जीएवी। जबकि यहां पर क्या हुआ था, मैंने एक्सपेक्टेड रेंट को इग्नोर कर दिया था। बात समझ में आई? दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, डीम्ड लेट आउट हाउस और वैकेंट हाउस। इस मकान को कहा जाता है वैकेंट हाउस, ये है लेट आउट, ये है वैकेंट हाउस, ये है डीम्ड लेट आउट हाउस। ओके, तो वैकेंट हाउस अगर एक्चुअल वैकेंट हाउस है तो इस कंडीशन में रेंटल वैल्यू, एक्चुअल रेंटल वैल्यू ही बनती है ग्रॉस एनुअल वैल्यू। लेकिन डीम्ड लेट आउट हाउस, डीम्ड लेट आउट हाउस कौन होता है, जब मकान खाली रहा तो उस अवधि में मकान मालिक खुद उसमें आकर के रहने लगा, ऐसे मकान डीम्ड लेट आउट हाउस होते हैं। और डीम्ड लेट आउट हाउस के अंदर एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट देखा जाता है जैसे कि लेट आउट हाउस में देखा जाता था, बिल्कुल वैसे ही। बात क्लियर है आपको? तीसरा है अपने रहने का मकान किराए पर देना। अपने रहने का मकान, जैसे मान लो कोई व्यक्ति है और मिस्टर ए है, उन्होंने एक मकान संपत्ति बनवाई और उसमें वो स्वयं रहने लगे। जब वो मकान, उसके बाद में वो रह रहे हैं खुद, उसके बाद में उनकी कहीं जॉब लग गई, जॉब लग गई और उन्होंने इस शहर को छोड़कर दूसरे शहर में कहीं उनकी पोस्टिंग हो गई, वो वहां चले गए, तो यहाँ वाला मकान तो खाली हो गया। अब ये जो मकान खाली हो गया है इसका क्या करें, तो इस कंडीशन में उस जो यहाँ वाला मकान पहले जहां रहते थे वहां वाला मकान जो खाली हो गया है उसको वो किराए पर उठा देंगे। बात क्लियर है? तो इस मकान को जब वो किराए पर उठा देंगे तो नियम कौन सा लगेगा, डीम्ड लेट आउट हाउस वाला नियम लगेगा। बात क्लियर है? कोई व्यक्ति अपने रहने का मकान बाद में किराए पर उठा देता है या पहले किराए पर उठा रखा है, बाद में उसका दूसरे स्थान से अपने शहर ट्रांसफर हो गया, अब वो अपने मकान में रहने लगा है, तो देखो ध्यान रखना, वर्ष के प्रारंभ या अंत में, पूरे ही प्रीवियस ईयर में कभी भी अगर वो मकान संपत्ति को किराए पर उठा देता है, कभी भी मकान संपत्ति को किराए पर उठा देता है और पहले या बाद में उसी मकान संपत्ति में वो स्वयं रह रहा था, तो फिर ऐसे मकान को क्या किया जाएगा,
इसे डीम्ड लेट आउट हाउस माना जाएगा और एक्चुअल रेंटल वैल्यू और एक्सपेक्टेड रेंट विच एवर इज हाई विल बी द वैल्यू ऑफ ग्रॉस एनुअल वैल्यू ऑफ हाउस प्रॉपर्टी हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। तो एक बार फिर से एक साथ समझ लीजिएगा, जो लेट आउट हाउस होते हैं, एक्चुअल लेट आउट हाउस होते हैं, उनमें क्या होता है, एमवी और एफआर विच एवर इज हाई वो एक्सपेक्टेड रेंट बनता है, फिर एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट विच एवर इज हाई वो ग्रॉस एनुअल वैल्यू बनती है। अगर मकान कुछ समय खाली पड़ा रहा है, मतलब एक्चुअल वैकेंट हाउस है, तो ऐसी कंडीशन में एक्चुअल रेंटल वैल्यू मतलब वास्तव में प्राप्त किया गया किराया ही ग्रॉस एनुअल वैल्यू होता है। अगर डीम्ड लेट आउट हाउस है तो डीम्ड लेट आउट हाउस की कंडीशन में एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंटल वैल्यू विच एवर इज हाई वो ग्रॉस एनुअल वैल्यू बनती है। और इस वाले मकान में अगर वो पहले या बाद में किराए पर उठाया जाता है वो भी डीम्ड लेट आउट हाउस माना जाता है और इस कंडीशन में उसकी कैलकुलेशन बिल्कुल वैसे ही की जाती है। अब हम लोग मिलेंगे अपने अगले वीडियो में और उसमें देखेंगे कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स मैं आपको बताऊंगा कि कैसे उनको सॉल्व किया जाता है। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में साझा करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको आसानी के साथ मिल सके।